कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज पढ़ने के बाद हम लोग सीख रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग सीखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को सीखने के लिए सबसे पहले कुछ कंजक्शंस की आवश्यकता होगी। वो कंजक्शंस ये हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जरा देखें, सबसे पहले हमारे पास कंजक्शन है हु। क्या है? हु। क्या है? बोलो क्या है? हु। क्या है? हु किसको जोड़ने का काम करेगा? लिविंग। अगर हम लिविंग को जोड़ेंगे तो हमें हु लगाना। लिविंग को जोड़ने के लिए क्या लगाते? हु। और नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लगाते? नॉन लिविंग को जोड़ना है तो विच लगाएंगे, लिविंग को जोड़ना है तो हु लगाएंगे। दूसरी बात, इन दोनों का अर्थ हिंदी में जो या जिसने होगा। और कमाल की बात, हु और विच हमेशा सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, यानी कि हु विच हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लगेंगे। दूसरी बात, जब हम हु से सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पर्सन का होना जरूरी है, कोई व्यक्ति ही जुड़ेगा। यानी कि अगर हम दो सेंटेंस दिए, दूसरे सेंटेंस में कोई पर्सन की बात अगर हम करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे हु लगाएंगे। अगर हम एनिमल या फिर किसी बर्ड्स की बात करेंगे या फिर थिंग की बात करेंगे तो हमें विच लगाना। इतना समझ गए? आगे जरा देखो, प्लेस की बात करें, प्लेस मतलब स्थान, और प्लेस के लिए हम लोग कौन सी कंजक्शन का यूज करेंगे? वेयर। अगर हम प्लेस की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे तो किससे जोड़ेंगे? यहाँ पर हिंदी में इसका अर्थ होगा जहाँ। अब आप कहोगे सर नहीं, हमने तो पढ़ा था कहाँ। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कहाँ जब इसका अर्थ होता है तो ये क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो वेयर का अर्थ क्या होगा? कहाँ। लेकिन जब ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, बीच में कभी भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो क्वेश्चन वर्ड रहता ही नहीं है, वो कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो उसका मीनिंग बदलेगा। वेयर का अर्थ होगा जहाँ। टाइम बताने के लिए हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं? व्हेन का। तो व्हेन का हिंदी अर्थ क्या होगा? जब। रीजन बताने के लिए किसका यूज होगा? व्हाई का। हिंदी अर्थ क्या होगा? क्योंकि रीजन बता रहा है तो क्यों ही होगा, ठीक है। आगे लिखा थिंग। थिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? थिंग का मतलब यहाँ जैसे किसी वाक्य में समथिंग एनीथिंग दिया होगा तो आप उसको व्हाट से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ निकलेगा जो कुछ। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। हुम का अर्थ हिंदी में क्या होगा? जिसको। और रिलेशन बताने के लिए क्या यूज होगा? हाँ, रिलेशन बताने के लिए हुज का, जिसका अर्थ होगा जिसका। क्या होगा? तो इन कंजक्शन का आप यूज करके ही एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से कम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाओ। इसलिए इनके मीनिंग भी याद रखो। हु मतलब जो या जिसने, पर्सन को जोड़ता, लिविंग के लिए आता। विच मतलब नॉन लिविंग, जो या जिसने पर्सन की जगह ना आके किसकी जगह आएगा? एनिमल, इंसेक्ट या फिर बर्ड या थिंग के लिए आएगा। प्लेस की बात करेंगे तो वेयर से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ होगा जहाँ। टाइम की बात करेंगे व्हेन से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ होगा जब। रीजन की बात करेंगे व्हाई से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ होगा क्यों। थिंग की बात करेंगे व्हाट से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ होगा जो कुछ। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हुम से जोड़ेंगे, हिंदी में अर्थ होगा जिसको। रिलेशन की बात करेंगे हुज से जोड़ेंगे और हिंदी में अर्थ होगा जिसका। क्लियर? अभी हमने सीखा लिविंग के लिए हु लगाते, नॉन लिविंग के लिए विच लगाते। लेकिन कब? जब पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से हो। तो देखो, पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, या फिर ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, तो लिविंग के लिए हु और नॉन लिविंग के लिए विच लगाते। यहाँ पढ़ो, रोहित इज अ गुड बॉय। रोहित एक अच्छा लड़का है। जो रोहित है वही ही है ऐसा? तो पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से हो रहा, और लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या जोड़ देंगे? हाँ, लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? तो आपने पूरा सेंटेंस लिखा, रोहित इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देखो, जो बॉय है वो कैसा है? लिविंग है। बॉय है कैसा है? लिविंग। लिविंग के लिए हम क्या लगाते? हु पूरा सेम छाप दो। हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। अगर इसमें किसी को समझने में दिक्कत हुई हो तो बताओ। अभी दिक्कत होगी, अभी पहले इतना समझ लो। एक कमाल की बात आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। देखो, ये लिविंग है, कैसा है? लिविंग के जस्ट बाद हु आना चाहिए। लिविंग के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? हु। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ जोड़ दिया। अगला देखो, सी गेव मी अ पार्टी। उसने, अच्छा, सी गेव मी अ कैमरा, तो आपने लिखा सी गेव मी अ कैमरा। और जो मैंने रूल बताया, पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध या ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से होगा। जो सी है वो इट है नहीं है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का तो है। जो कैमरा है वही तो इट है। तो आपने लिखा सी गेव मी अ कैमरा। कैमरा लिविंग है नॉन लिविंग? कैमरा नॉन लिविंग है ना, तो किससे जोड़ दोगे?
बिच। और हमेशा आपने सब्जेक्ट हेडिंग क्यों डाली थी कि देखो इट एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह बिच। यहाँ देखो ही एक सब्जेक्ट है, ही की जगह हु लगा है, यानी कि इसी वजह से इस सब्जेक्ट को हटा के हु लग गया, इस सब्जेक्ट को हटा के बिच लग गया। और ये नॉन लिविंग के जस्ट बाद जोड़ेगा, सी गेव मी अ कैमरा बिच, पूरा लिख दो, वॉज वेरी कॉस्टली। ईमानदारी से बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो तीसरा सेंटेंस आपके नाम, किसके नाम? और आप लोग इसको आराम से बना लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बनाओ जरा, फिर चौथे पांचवें छठवें में बेहोश हो जाओगे। हाँ, सी गेव मी अ पार्टी, पार्टी ही इट है तो, हाँ तो सी गेव मी अ पार्टी विच वॉज अ ग्रैंड पार्टी, उसने मुझे पार्टी दी जो कि एक शानदार पार्टी थी। यहाँ तक किसी को तकलीफ हुई नहीं हुई? पक्का। अब आगे जरा इसको देखते हैं। आपने बड़े आसान से सेंटेंस अभी बनाए हु और विच का यूज करके। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो जिस एटीट्यूड से आपने अभी 3 क्वेश्चन बनाए, उसी एटीट्यूड से अगर आप इसको बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप ऐसे बनाओगे क्या, द पेन इज माइन, पेन मेरा है, विच इज ऑन द टेबल, बोलो सही है? हिंदी में सेंस बिल्कुल ठीक निकल आएगा। पेन मेरा है, विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, हिंदी में सही सेंस आ रहा। लेकिन आप जरा ये देखो, माइन है, ये क्या है? माइन। अगर आपने इसको विच से जोड़ा या हु से जोड़ा, किससे जोड़ा? हाँ, अगर आप इसको हु से जोड़ते हैं तो आप माइन मतलब मैं जिंदा हूँ, पेन मेरा है, मेरी बात हो रही, और आप हु से जोड़ रहे हैं, लिविंग है। और अगर आप विच से जोड़ रहे तो भी ठीक है। लेकिन सबसे दिक्कत इस बात की, मैंने अभी एक बात समझाई थी, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या? हमेशा लिविंग के जस्ट बाद हु लगाना है, लिविंग के जस्ट बाद हु और नॉन लिविंग के जस्ट बाद विच। क्या आप ये देखो, पेन का संबंध इट से है, पेन का संबंध इट से है, और माइन का संबंध किससे है? किसी से नहीं। तो आप देख रहे थे पेन इज माइन, पेन मेरा, यानी कि जो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट है उसका संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से है कि नहीं? तो कैसे बनाओगे आप? ऐसे मत लिखना द पेन इज माइन विच यहाँ लगा दो। अभी 3 सेंटेंस बन गए थे, अब नहीं बनेगा। अब आपको लिखना है द पेन, क्या लिखना है? एज, सॉरी द पेन। आप यहाँ पेन देखो नॉन लिविंग है, कॉन्सेप्ट भाई नॉन लिविंग के जस्ट बाद आप लगाओ, नॉन लिविंग के बाद क्या लगाओगे? विच। अब आप लिखोगे द पेन विच, भाई एक विच लगा तो इसी इट की जगह पे, पेन जो पेन है वही इट है, पेन लिखा, इस इट की जगह पे क्या लगाया? विच इज ऑन द टेबल। आपने लिखा पेन जो कि टेबल पर, अब लिख दो लास्ट में एज माइन, पूरा लिख, ऐसे बनेगा द पेन विच इज ऑन द टेबल, पेन जो मेज पर है मेरा है। अब एक बच्चे ने इसका आंसर मुझे बताया, बोले ऐसे बना रहा, देखो माय फ्रेंड, उसने बड़ा सुंदर आंसर लिखा, हैज अ डॉग, उसने देखा डॉग जो है यहाँ लिख दिया हु इज अ गुड डॉक्टर। कितना प्यारा सेंटेंस बनाया, बहुत होशियार बच्चा था। क्या कह रहा? मेरा मित्र जो है, मेरे मित्र के पास कुत्ता है। अब आपने लिखा हु इज अ गुड डॉक्टर, जो एक अच्छा डॉक्टर है। आप कंजक्शन को जिस शब्द के बाद लगा रहे हैं उसी की बात करेगा, इसका मतलब तो कुत्ता एक अच्छा डॉक्टर है। फ्रेंड क्या है फिर? जब कुत्ता डॉक्टर है तो फ्रेंड क्या है? तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। आप क्या बनाओगे? हाँ, पहले आपने लिखा माय फ्रेंड की जो है वही ही है, देखो पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से, तो माय फ्रेंड इसको किससे जोड़ा? हु से, क्योंकि लिविंग है। माय फ्रेंड हु इज अ गुड डॉक्टर, ही गुड डॉक्टर। और इसमें भी कोई कठिनाई की बात नहीं, मैंने कहा था सब्जेक्ट की जगह पे आता, माय फ्रेंड लिखा, अब जो माय फ्रेंड है वो ही है, इस ही की जगह पे आपने लगाया हु, माय फ्रेंड हु इज अ गुड डॉक्टर, पूरा लिख दिया। अब लिख दो हैज अ डॉग, क्या मतलब होगा इसका? मेरा मित्र, मित्र जो एक अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर मित्र है, उसके पास कुत्ता है। अगर तुम यहाँ जोड़ दोगे तो फिर कुत्ता डॉक्टर हो जाएगा, मित्र कुत्ता हो जाएगा। समझ रहे ना? तो तीसरा सेंटेंस अब आप लोग आराम से बना लेंगे ना? तो सब लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा ना? हाँ, आप लोग जो मुझे YouTube पर देख रहे हैं, आप लोगों को भी आशा करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और अपने दोस्तों से ज़रूर कहें कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो जब हम प्लेस की बात करेंगे तो किससे जोड़ेंगे? वेयर से। प्लेस की बात करेंगे तो किससे जोड़ते हैं? वेयर से जोड़ते हैं। इसमें रूल क्या है? पहले वाक्य में स्थान से संबंधित शब्द हो और दूसरे वाक्य में हेयर या देयर दिया हो, तो हमें हेयर देयर को हटाना है और वेयर से जोड़ना। बहुत आसान है। दो वाक्य दिए, दो वाक्य में देखो पहले किसी वाक्य में हेयर या देयर दिया क्या? देखो किसी वाक्य में हेयर देयर दिया है क्या? हाँ, लास्ट वाले वाक्य में लिखा, तुरंत इस हेयर को हटा दो। हेयर को हटाया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेयर से जोड़ देना है। आपने लिखा दिस इज पोरबंदर, पूरा सेम लिखो, दिस इज पोरबंदर, और यहाँ वेयर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? वेयर M.K. गांधी वॉज बोर्न। बोलो कोई परेशानी किसी को? पक्का? अब देखो पहले वाक्य में स्थान से संबंधित शब्द है, पोरबंदर क्या है? स्थान। पोरबंदर क्या है? पहले वाले वाक्य में स्थान से संबंधित शब्द हो गया, दूसरे में हेयर देयर दिया। हेयर देयर को हटा दो, कुछ नहीं करना, जहां फुल स्टॉप लगा वहां मजे से आराम से, कैसे? होले होले से क्या लगाना है? वेयर लगाना है। क्या लगाना है? दिस इज पोरबंदर वेयर M.K. गांधी वॉज बोर्न। अब आप लोग इस सेंटेंस का मुझे आंसर दें और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आंसर सभी दें। हाँ जी, हाँ, ये भी पहले वाक्य में स्थान से संबंधित शब्द हो गया, दूसरे में हेयर देयर दिया, इसको हटाओ और क्या बनेगा? दिस इज द प्लेस वेयर शाहजहां वॉज ब्यूरिड। यह स्थान है जहां शाहजहां को दफनाया गया था। तीसरा सेंटेंस बहुत शानदार सेंटेंस है, आई नो द सिटी, मैं शहर जानता हूं। राहुल गांधी वॉज बोर्न हेयर, राहुल गांधी यहाँ पैदा हो गए थे। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, हेयर को हटाएंगे और आप क्या लिखेंगे? आई नो द सिटी, और यहाँ क्या लगाओगे? वेयर राहुल गांधी वॉज बोर्न। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है? आपको मालूम, मैंने कहा तीसरा सेंटेंस बहुत शानदार है। क्यों कहा शानदार? का ये क्या गलत थे? ये क्या खराब थे? नहीं, मैंने इसलिए कहा ये सेंटेंस इसलिए शानदार है। मैं अक्सर देखता हूँ कि मोस्टली बच्चे फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, उस पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा समय देते उस पर कंपेयर टू इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। क्यों? आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट है, टफ है, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जो बच्चे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पर ज़्यादा समय देते हैं वो व्यक्ति पता क्या बनते हैं? राहुल गांधी बनते। और जो व्यक्ति लैंग्वेज पर ज़्यादा समय देता वो मोदी, केजरीवाल या मिस्टर यादव, ऐसे लोग बनते। मतलब ज़रा समझने की मैं कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप उस बात को समझना। आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना है, खूब पढ़ो, दम से पढ़ो, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, उसकी अनदेखी नहीं करना है। अब आप देखो, जिनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जिन्होंने बहुत समय दिया, उनके पास बोलने की कला नहीं है, बहुत ज़बरदस्त स्किल नहीं है। मोदी जी बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन आप देखो केजरीवाल पढ़ा लिखा बंदा, बोलता अच्छा है। अखिलेश यादव दम से पढ़े लिखे हैं, बोलते ठीक ठाक हैं। अच्छा, लेकिन मोदी के मुकाबले कोई नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि मोदी ने लैंग्वेज पर कमांड बनाई है, इन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा पे बनाई है। इसलिए इनका तुम कभी भी देखना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले लोग क्लास में तो खूब दहाड़ते, लेकिन बाहर क्राउड में ये कभी नहीं बोलते। क्राउड में तो पता चले 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका है, बोले हमारा नाम ना आ जाए, पीछे जा रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज का कोई व्यक्ति होगा वो बाहर आके दहाड़ेगा, कंट्रोल कर लेगा भीड़ को, क्योंकि उसे पता है हाउ टू कंट्रोल द क्राउड। वो लैंग्वेज पर कमांड रखता है। इसलिए बेटा लाइफ में सारे सब्जेक्ट दम से पढ़ो, लेकिन लैंग्वेज का कभी इग्नोर नहीं करना। लैंग्वेज पे कमांड का मतलब है गजब की प्रेजेंटेशन आपकी। आप लैंग्वेज पर कमांड बनाओगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जहाँ भी आप बोलोगे आप छा जाओगे। तो उसके लिए लैंग्वेज पर कमांड चाहिए, और लैंग्वेज पर नहीं बनाओ तो पता चले क्लास में एक लिमिटेड जगह पे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन जब पब्लिकली बात आई तो तुम शर्मा जाओ वहाँ पर। ये अंतर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज को सीखो। जैसे आप विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते हो, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, लैंग्वेज के टीचर हैं, देखो कितना गजब का। अब अगर जिन खान सर की बात करते हो वो भी लैंग्वेज जनरल नॉलेज ही पढ़ा रहे हैं। अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे होते
अब कितना शानदार कॉन्सेप्ट और कितना आसान है, आपको सीधा देखना है। दो वाक्य में से देखो, किसी एक वाक्य में क्या मिलेगा, द टाइम मिलेगा। दो वाक्य दिए, किसी एक वाक्य में द टाइम दिया, इस द टाइम को हटाना है। इसी वाक्य को पहले लिख करके किससे जोड़ना है, व्हेन से जोड़ना, क्योंकि व्हेन किसको बताता, टाइम को। व्हेन किसको बताता। अब अगर आपको इसमें भी परेशानी है तो फिर कैसे काम चले, सीधी बात है, व्हेन मतलब टाइम बताएगा। दो वाक्य देखने हैं, दो वाक्य में देखो, किसी वाक्य में द टाइम लिखा, क्या कौन से में लिखा, लास्ट वाले, तो द टाइम जैसे ही देखा हमें समझ में आ गया, व्हेन से जुड़ेगा। द टाइम हटाया, पहला वाक्य लिखो, आई डू नॉट नो, और यहाँ कंजक्शन के नाम पे आपने लगाया व्हेन, पूरा वाला पहला वाला सेंटेंस छाप, द ट्रेन अराइव, द ट्रेन विल अराइव। इसका मतलब क्या निकलेगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, व्हेन द ट्रेन विल अराइव, जब ट्रेन आएगी। हम लोग बोलते हैं कब, एक कब का सेंस नहीं देगा, कब अगर देगा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। चलो अगला सेंटेंस आज क्या बनाएंगे, माई फादर विल कम फ्रॉम लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, देखो द टाइम आया कि नहीं आया, तो द टाइम आया तो हम द टाइम को हटाया और क्या लिखा, आई डू नॉट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम लखनऊ, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसकी आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का कई बार कमेंट आया कि सर कम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस का पूरा वीडियो डालिए। अब मैं पूरा आपको मैटर दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।